हेलो एवरीवन। मेरा नाम पावनी है और आज हम कर रहे हैं उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आर्ट और कल्चर को लेकर। आर्ट मीन्स होता है जैसे जो सांस्कृतिक या जो हमारा कल्चर है, जिस हिसाब से हमारे ट्रेडिशंस हमारी प्रथाएं चलती हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो हम करने वाले हैं। जो सबसे पहले न्यूज़ है वो ये है कि जो कत्यूरी वंश है उनके पीरियड का जो है वो मिला हुआ है, ओखली मिली हुई है, यानी कि कुछ कप मार्क्स मिले हुए हैं, 6 कप मार्क्स मिले हुए हैं, मोर्टार स्टोन के बने हुए, मोर्टार पत्थर के बने हुए। सो ये कहाँ पर मिले हुए हैं? ये मिले हुए हैं गोमती वैली में। ठीक है, गोमती जो घाटी है वहाँ मिले हुए हैं। और गोमती घाटी कहाँ है आपको पता होगा, ये बागेश्वर में पड़ती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखने। और कौन से पीरियड के हैं? कत्यूरी वंश के पीरियड के हैं और गोमती घाटी में मिले हैं। गोमती घाटी कहाँ है? बागेश्वर में। कितनी ओखलियां मिली हुई हैं? 6 ओखलियां मिली हुई हैं। दूसरा है उत्तरायणी जो कौतिक है, उत्तरायणी कौतिक यानी कि इसका मेला लगता है। ये कहाँ पर लगा था इस बार? ये खटीमा में लगा था, जो कि कहाँ है? उधम सिंह नगर। यूएसएन जहाँ पर होगा ना, जो हिंदी में कर रहे हैं वो एटलीस्ट, जो मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ना, यूएसएन और चंपावत, ऐसे आप इनके यूज टू हो जाइए, क्योंकि ये शॉर्टकट होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको अगर आदत बन गई तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी याद करने में भी। उत्तरायणी कौतिक इस बार कहाँ से स्टार्ट हुआ था? खटीमा, उधम सिंह नगर से। फिर जो युद्ध कला खेल हैं, कुछ न्यूज़ आई थी मार्शल आर्ट्स को लेकर। ठीक है, मार्शल आर्ट्स गेम्स कमेटी के थ्रू जो युद्ध कला खेल है या फिर सामरिक खेल भी कहते हैं इनको, ये है, इनको लेकर कुछ न्यूज़ आई है कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपॉइंट किया है श्री सतीश जोशी को फ्रॉम रानीखेत। ठीक है, ये कमेटी जो है, इस कमेटी में इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि जो युद्ध कला खेल से रिलेटेड कमेटी है वो, उसमें हमारी राष्ट्रपति ने किसे अपॉइंट किया है? श्री सतीश जोशी को। और ये कहाँ से हैं? ये रानीखेत से हैं। रानीखेत कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो महाभारत वाटिका है, महाभारत वाटिका किस लिए बनाई गई है? ये सबसे पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाई है, हमारी सरकार ने बनाई है। कहाँ पर बनाई हुई है? ये सबसे बेसिक जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि महाभारत वाटिका कहाँ बनाई गई है? हल्द्वानी नैनीताल में बनाई गई है। हमारी सरकार ने बनाया। इसे किस लिए बनाया है? जो पवित्र वृक्ष हैं उनके संरक्षण हेतु। पवित्र वृक्ष मीन्स जो सेक्रेड ट्रीज और प्लांट्स हैं। अभी इसको महाभारत वाटिका क्यों कहा होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको महाभारत वाटिका इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सेक्रेड ट्रीज और प्लांट्स, जो पवित्र वृक्षों का जो लिस्ट दिया हुआ है महाभारत के कितने चैप्टर्स में? 18 चैप्टर्स में। 18 जो पार्ट हैं महाभारत में, उनमें जो जो लिस्ट में जो पवित्र वृक्ष और प्लांट्स जो मेंशन्ड हैं, उसके लिए इस वाटिका को बनाया गया है। और ये वाटिका कहाँ बनाई गई है? हल्द्वानी नैनीताल में। ठीक है, और जो सिटीज़ हैं, कुछ सिटीज़ यानी कि कुछ शहरों के नाम जो हैं वो बदल दिए हैं। जैसे कि लगभग 15 प्लेसेस, आई एम नॉट श्योर ये 15 हैं या कितने हैं, लेकिन जो मैंने सर्च किया था वो 15 प्लेसेस बता रहे थे। 4 डिस्ट्रिक्ट से जो है, ये आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनमें लगभग 15 जगहों के नाम जो हैं वो चेंज किए हैं। और सबसे ज़्यादा जो चेंज किए हैं वो कहाँ किए गए हैं? हरिद्वार में। मैंने वो नाम इसलिए नहीं दिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद वो इतने याद नहीं हो पाएंगे हमें, इसलिए अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ इनको सर्च करके, अगर आप याद करने में अच्छे हैं तो आप कर सकते हैं इनको कि हरिद्वार देहरादून में कौन से पड़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चेंज हुए हैं, वैसे तो 4 ज़िले याद रखने हैं जहाँ पर 15 जगहों के लगभग नाम चेंज किए हैं। और सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ किए हैं? हरिद्वार में, फिर देहरादून, फिर नैनीताल और फिर उधम सिंह नगर।
जो न्यूज़ मैंने फाउंड की थी वो उसके हिसाब से ये मैंने लिख दिया। आई थिंक ये मैंने इंडिया ईयर बुक में से लिखा है, इंडिया ईयर बुक्स में से। सो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। जो गढ़वाली फिल्म है, गढ़वाली फिल्म कौन सी? निखनिया जोग। निखनिया जोग नाम है, गढ़वाली फिल्म है। कैसे आएगा? निखनिया जोग कुमाऊं की फिल्म है गढ़वाल की। सो आपको याद रखना है ये गढ़वाली फिल्म है। तो इसका जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो क्या है? इसका विषय है पलायन और बेरोजगारी, यानी कि माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इसका क्या है? सब्जेक्ट है। सो ये आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर ऐसे सर्कल में कर रही हूँ। सर्कल तो नहीं है ये, लेकिन ये आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। फिर इसके डायरेक्टर पूछ सकते हैं अगर बहुत एडवांस पूछा। वैसे तो लैंग्वेज पूछेंगे पहले और किस विषय पर है वो। अगर डायरेक्टर भी पूछ रही है तो याद रखे प्रदीप भंडारी हैं। अब कुछ पुरानी न्यूज़ हैं लेकिन 1 साल के दायरे में आ रही हैं। जबकि उत्तराखंड पीसीएस लास्ट 14 जुलाई को हुआ था और लोअर पीसीएस तो अभी हो रहा है। सो ये इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि जुलाई की न्यूज़ है तो आपको याद रखनी है। 16 जुलाई को क्या हुआ था? सावन का मंथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो सावन से आप थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हैं कि जुलाई के टाइम पर ये होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना यूके ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं। यूके ट्रिपल एससी में आपको त्योहारों के नाम मिलेंगे और कौन से महीने में उनको मनाया जाता है वो पूछते हैं। तो हरेला जो त्योहार है वो सावन के महीने में मनाया जाता है और सावन जो लगभग लगभग है वो जुलाई का टाइम है, ठीक है। और जो हरेला त्योहार है वो किस विषय पर बनाया जाता है? ये खेती और संस्कृति, यानी कि एग्रीकल्चर और कल्चर से रिलेटेड जो त्योहार है वो कौन सा त्योहार है? हरेला त्योहार है। अक्टूबर की न्यूज़ है 2024 की कि जो इंडिया का, अभी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये भारत की बात हो रही है, यानी कि इंडिया का जो फर्स्ट राइटर्स विलेज है। राइटर्स विलेज मीन्स, अगर आपको याद होगा, राइटर्स विलेज मतलब लेखकों का जो गांव है, भारत का वो भी, ठीक है। ये जब भी भारत का कुछ पूछे ना तो उसको आपको पढ़ के जाना है। और भी जहाँ पर भी न्यूज़ आपकी आती है तो भारत में अगर भारत का पहला कुछ उत्तराखंड में बन रहा हो, किस डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ये आपको ज़रूर याद करना है। तो भारत का जो पहला लेखकों का गाँव है, राइटर्स विलेज है, वो कहाँ बनने वाला है? देहरादून में बनेगा। फिर है न्यूज़ नवंबर की। ये जो है ये करंट अफेयर बहुत नज़दीक नज़दीक के हैं, याद करने हैं। लगभग 14 नवंबर को जो है, 14 नवंबर के टाइम पर एटलीस्ट याद रखें, जो इगास बग्वाल त्यौहार है वो मनाया जाता है। उत्तराखंड में बनाया गया था इस बार मनाया गया था इगास बग्वाल फेस्टिवल। और इसको हम क्या कहते हैं? बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। इगास बग्वाल को ही इसके दूसरे नाम भी पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एससी में, ठीक है। और इवन इस बार ईओटीआरओ में भी कुछ ऐसे ही त्योहार के नाम बदल के पूछ लिए गए थे। सो इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं और हर बोधनी एकादशी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बूढ़ी दिवाली और हर बोधिनी एकादशी। और ये लगभग दिवाली के 11 दिनों बाद मनाई जाती है, ठीक है। आफ्टर 11 डेज आफ्टर दिवाली मनाया जाता है। कौन सा? इगास बग्वाल त्योहार। अगला है 15 नवंबर को जौल जीवी का मेला लगा था। कहाँ पर? जौल जीवी आपको पता होगा, ये है पिथौरागढ़ में। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया था, यानी कि सबसे पहले वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर इन्होंने लगभग 18 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, यानी कि विकास परियोजनाओं के बारे में बताया, जो कि लगभग 64 रुपए करोड़ से ज़्यादा की है। कौन सी? 11 नहीं, 18 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है। अभी नवंबर का है तो पूछ सकते हैं कि एक तो पिथौरागढ़ में लगता है जौल जीबी का मेला सबसे पहले। ये तो PYQs ही है, यानी कि पूछा गया है पहले कि जौल जीबी का मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है।
और यहाँ पर 18 विकास परियोजनाओं के बारे में बोला गया। और ये विकास परियोजनाओं के बारे में अगर पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये ग्रामीण और खेती क्षेत्र के लिए हैं, रूरल और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में आता है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, तो अर्बन यानी कि शहरी विकास के लिए नहीं है, कौन सा, ग्रामीण और खेती क्षेत्रों के लिए है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। और दिसंबर की न्यूज़ है, उत्तराखंड का जो उत्तराखंड जो है वो देश का सबसे पहला राज्य बना है उत्तराखंड, जिसने एक डेडिकेटेड योग नीति बनाई हुई है, योग पॉलिसी बनाई हुई है। और ये कब बनाई है ये भी आपको याद रखना है, ये दिसंबर 2024 में आई है, यानी कि अभी ही पिछले साल के लास्ट मंथ में, दिसंबर 2024। तो इसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, मंथ भी पूछा जा सकता है, दिसंबर में बनाई है। और ये जो योग पॉलिसी है वो आपको याद रखना है किसके लिए, जो आयुष नीति बनाई थी ना, कब, 29 सितंबर 2014 की है। अब ये आयुष नीति का ईयर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और मोर प्रिसाइज अगर मैं कहूँ, मतलब बहुत सटीक अगर पूछ लिया तो ये भी पूछ सकते हैं। और इवन मैंने एक पेपर में ये देखा था कि डेट भी आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी वो एलिमिनेट ही नहीं होता है, ना ईयर से होता है ना मंथ से होता है। सो आपको याद रखना है 2014 की है आयुष पॉलिसी, उसके साथ साथ ये योग पॉलिसी जो है, मतलब इस पर आधारित या फिर इसी के हिसाब से चलने वाली योग नीति हमने बनाई है। किसके हिसाब से, आयुष नीति के हिसाब से चलेगी, यानी कि इसको इसके साथ में अलाइन कर दिया गया है। और ये ईयर आपको याद रखना है, आयुष पॉलिसी 2014, योग पॉलिसी कब आई है, दिसंबर 2024। और जो 9 नवंबर 2014, ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि जो 9 नवंबर की डेट है ना, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, उत्तराखंड का गठन हुआ था, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। सो उसी दिन जो है 2014 को क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो बनाई गई है, आयुष मंत्रालय का निर्माण किया गया था। कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। कौन सा, 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय बनाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। 2014 को ही नेशनल आयुष मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया था, नेशनल आयुष मिशन यानी कि राष्ट्रीय आयुष उद्देश्य जो है वो लॉन्च कर दिया गया था और इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था, यानी कि लागू भी इसे कर दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो फरवरी 2024 की न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने फरवरी की लिख दी है। जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पंडित होते हैं, चीफ प्रीस्ट होते हैं, वो कौन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, यूके पीएससी में भी पूछा गया और यूके SSSC में भी पूछा गया कि बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पंडित होते हैं वो रावल पंडित होते हैं। कहाँ से होते हैं ये, केरल से होते हैं, केरल के होते हैं ये, कौन, रावल पंडित, रावल प्रीस्ट होते हैं। और इनको जो है वो नामबूदरी ब्राह्मण के नाम से भी हम जानते हैं, नामबूदरी ब्राह्मण यहाँ पर। और ये इसलिए न्यूज़ में थे अभी फरवरी 2024 में कि जो मुख्य पंडित हैं बद्रीनाथ धाम के, कौन, प्रीस्ट ईश्वरी प्रसाद नामबूदरी, उनको जो है वो शंकर स्मृति अवार्ड से, यानी कि शंकर स्मृति पुरस्कार जो कि केरल में इनको दिया गया है, जो बद्रीनाथ धाम के हैं। अभी आपको कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, जो नामबूदरी ब्राह्मण्स होते हैं या रावल पंडित होते हैं वो बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड है। आपको किस में आ सकता है, रावल पंडित को मैचअप करने को बोलेंगे और आगे से दे देंगे केदारनाथ, ठीक है। सो केदारनाथ नहीं है, कौन से हैं, बद्रीनाथ धाम के पंडित हैं रावल पंडित। और ये प्रथा जो है कि इनको मुख्य पंडित बनाया जाएगा, ये प्रथा किसने स्टार्ट की थी, ये परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ये परंपरा बनाई गई थी सबसे पहले, ठीक है।
अब उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट इवेंट्स मीन्स घटनाएं, ठीक है, घटनाएं देख रहे हैं। और जो आर्ट एंड कल्चर है, सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर, वो भी हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि उसके कुछ न्यूज़ इसमें भी हैं। जो फर्स्ट जो है इंटरनेशनल प्रवासी उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रवासी मीन्स माइग्रेंट्स, ठीक है। जो इंटरनेशनल माइग्रेंट उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ हुई है? देहरादून में। और ये फर्स्ट है। देखिए, अगर कोई चीज़ फर्स्ट है तो उसका आपको डेट भी याद रखना है, ईयर तो याद रखना ही है। 2025 में ही हुई है, जनवरी 2025 में। कब? 12 जनवरी 2025 को हुई है। कौन सी? माइग्रेंट कॉन्फ्रेंस। प्रवासी से याद रखे कीवर्ड, फर्स्ट हुई है, देहरादून में हुई है, और ये 12 जनवरी 2025 को हुई है। दूसरा, माघ मरोज फेस्टिवल हुआ था, यानी कि माघ मरोज त्योहार। ये कौन से रीजन का है ये पूछ सकते हैं। तो ये कौन से रीजन में बनाया जाता है? जौनसार बाबर में बनाया जाता है ये, ठीक है, जौनसार बाबर में। और उत्तरकाशी का जो बंगान का एरिया है, ठीक है, उत्तरकाशी का जो बंगान का एरिया है वहाँ पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार 2024 में कि जो बंगानी भाषा है वो कौन से एरिया की है? तो ये उत्तरकाशी एरिया की है। और जो बंगाली भाषा है उसका ऑलरेडी हमने देखा था कि इस पर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ने जो है, एक जो इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं, उन्होंने इस बंगाली भाषा पर रिसर्च की है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो रिसर्च किसने की है। और ये अगर किसी ने ऑलरेडी जो PYQs हमने इसी चैनल पे आपके सॉल्व किए हैं, अगर वो किसने किया होगा तो उन्हें ज़रूर पता होगा। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ आप आंसर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कि कौन थे वो जिन्होंने बंगाली भाषा पर रिसर्च की है। और ये माघ मरोज फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर माना जाता है, जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो बिलीव करते हैं, वो क्या मानते हैं कि इस दिन माघ मरोज फेस्टिवल जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कि वो मानते हैं इस टाइम पर जो किरमीर राक्षस था उसको मार दिया गया था, ठीक है। जनवरी 2025 की ही न्यूज़ है। जो हत्ती ट्राइब है, अब हत्ती जनजाति की बात कर रहे हैं। ये हत्ती ट्राइब वैसे आपको अगर मैचअप में आया तो आप ध्यान रखिए, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में आपको मिल जाएगी। तो अगर ये पूछेंगे कि ये ट्राइब, ये जनजाति, हट्टी जनजाति जो है वो उत्तराखंड में भी पाई जाती है, तो आपको हाँ लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रांस गिरी, जो जौनसार बाबर वाला एरिया है, गिरी और टोन्स, ये गिरी रिवर कहाँ बहती है आपको पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश की है, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है हिमाचल प्रदेश के। गिरी रिवर और जो टोन्स उत्तराखंड की है, उसके बीच वाला जो इलाका है वहाँ पर जौनसार बाबर में और गिरी टोन्स के बीच में आपको ये हत्ती जनजाति देखने को मिल सकती है, ठीक है। इन्होंने ही माघों का त्योहार बनाया है, इन्होंने भी। इनका त्योहार कौन सा है? माघों का त्योहार। आई एम नॉट श्योर कि, मैं श्योर नहीं हूँ कि जो ये माघ मरोज है और ये माघों का त्योहार है वो एक ही है या फिर अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी आप माघ माघ से याद रख लीजिए, हत्ती ट्राइब भी माघों का त्योहार मनाती है, जिसे कि बोढ़ा त्योहार भी कहते हैं। बोढ़ा त्योहार भी कहते हैं कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और मोर फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा जो है शायद ये जो कहाँ रहते हैं, हत्ती जनजाति हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी। और ये दूसरे अगर ट्राइब्स भी पूछते हैं, आपको याद रखना है कि राज्य और उनके ट्राइब, जैसे एक बंजारा ट्राइब है, बार बार पूछी जाती है कि कौन से राज्य की है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी जो मुख्य जनजाति है वो तो आपको याद ही रखनी है। सो ये है। अब जो नोटिफाई किया गया था इसको शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर, जनजाति के तौर पर, किसे? हट्टी ट्राइब को। वो इस एक्ट में किया गया था। कौन सा एक्ट? ये एक्ट भी आपको याद रखना है। क्यों?
क्योंकि ये 2023 में ही अमेंड हुआ है, अभी हाल ही में ही इसका संशोधन जो है वो आया है। ठीक है, सो जो संविधान की जनजाति ऑर्डर, उसका जो सेकेंड अमेंडमेंट है, जो दूसरा संशोधन है किसका, जनजाति को लेकर, ये एक्ट कब संशोधित किया गया है, 2023 में ही किया गया है। ये ईयर भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो वीकली मार्केट्स होते हैं ना, यानी कि जो साप्ताहिक तौर पर ये मार्केट या बाजार लगाते हैं, उसको हाट कहते हैं। हाट से आप हत्ती ट्राइब याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपनी जो इन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया होगा, जो चीज़ें बनाई होंगी, उनको ये यहाँ पर हाट में आकर बेचते हैं। फिर जो गिरी रिवर है उसके बारे में जान लेते हैं। यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। गिरी रिवर कौन सी, गिरी रिवर यमुना की सहायक नदी है, जो कि जो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से गुजरती है। और ये यमुना को कहाँ पर मिलती है, जो अप स्ट्रीम ऑफ पोंटा साहिब है, यानी कि पोंटा साहिब के आसपास जो है वो गिरी रिवर यमुना में मिल जाती है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इस बार जिस पर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, महाकुंभ और कुंभ मेले को लेकर। ठीक है, सो महाकुंभ जो है लास्ट कब हुआ था, 2013 में हुआ था। ठीक है, 2013 में हुआ था। अभी ये कब मनाया गया है, 2025 में। कहाँ मनाया गया है, प्रयागराज यूपी में मनाया गया है। और 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक इसको मनाया गया है। ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसी बार की न्यूज़ है। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के आगामी जितने पेपर हैं उनमें ये पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, ये डेट भी पूछी जा सकती है, कितनी है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मनाया गया है प्रयागराज यूपी में। और ये हर 12 साल में जो है एक बार कौन सा होता है, महाकुंभ होता है। कुंभ की बात नहीं कर रही हूँ अभी, महाकुंभ 12 साल में होता है। ठीक है, और ये MPPSC 2023 का क्वेश्चन है, यानी कि मध्य प्रदेश जो सर्विस कमीशन है उसने पूछा था कि कितने सालों में महाकुंभ लगाया जाता है, तो 12 सालों में लगाया जाता है। या आपको पता होगा सबसे बड़ा जो है पब्लिक गैदरिंग होती है यहाँ पर। पब्लिक गैदरिंग मतलब सबसे ज़्यादा जो धार्मिक तौर पर कहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं ना, वो यही महाकुंभ मेले में ही होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है, जहाँ पर धार्मिक रीजन की वजह से जो है वो लोग इकट्ठा होते हैं महाकुंभ मेले में। ठीक है, सो 2-3 क्वेश्चन तो हमने यही देख लिए। अब है जो कुंभ मेला है उसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि कुंभ मेला आपको पता होगा उत्तराखंड में भी लगता है। उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है। तो अब इसे हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं। कुंभ मेला जो है वो 12 सालों में 4 बार लगता है, यानी कि हर 3rd ईयर, यानी कि हर तीसरे साल में लगेगा, तभी तो 12 सालों में 4 बार लगेगा। ठीक है, सो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर वो ऐसे पूछ ले कि हर तीसरे साल में लगता है, या पूछ ले कि 12 सालों में 4 बार लगता है, तो दोनों में आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, आप क्या कीजिए, 4 3 12 होता है ना, सो कैसे भी पूछ सकते हैं, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, इसके बारे में भी। अब कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पे लगता है। कौन कौन से, एक तो हरिद्वार में लगता है। ठीक है, जहां पर भी मैंने HR लिखा है ना, अगर कोई हिंदी में कर रहे तो ध्यान रखिए, HR जब उत्तराखंड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तो हरिद्वार होगा। ठीक है, और उज्जैन में लगता है। उज्जैन कहाँ पर है ये भी याद रखना है, MP यानी कि मध्य प्रदेश में है उज्जैन। और नासिक में लगता है। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है नासिक। और प्रयागराज जो कि यूपी में है, जहाँ पर इस बार महाकुंभ भी लगा था। और ये उनमें से एक है जहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। केवल कुंभ भी प्रयागराज में भी लगता है, और महाकुंभ इस बार कहाँ लगा था, महाकुंभ कहाँ लगता है वैसे, प्रयागराज यूपी में। अब देखिए प्रयागराज यूपी की क्या खासियत है, क्योंकि नदियां भी पूछी जाती हैं। ठीक है,
कि हरिद्वार में कौन सी बहती है और उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे जो है वो कुंभ मेला लगता है। तो प्रयागराज जो इस बार जहाँ पर महाकुंभ लगा था, उसकी खासियत ये है कि वहाँ पर 3 नदियों का संगम यानी कि कन्फ्लुएंस होता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं वो याद रखनी है, गंगा, यमुना नदी और सरस्वती, जो कि एक माइथोलॉजिकल नदी है। यानी कि इसके हमें जो है एविडेंसेस यानी कि इसके सबूत हमें नहीं मिले हुए हैं, लेकिन हम ये जो है ज़्यादातर पुराणों में और वेदों में मेंशन की हुई नदी है सरस्वती नदी। तो इसलिए माना जाता है कि इनके संगम पर प्रयागराज है जहाँ पर महाकुंभ मेला लगता है। तभी लोग कहते हैं कि वहाँ पर उस टाइम पर नहाने से जो है वो मुक्ति प्राप्त होती है। इस तरीके से कुछ लोकल बिलीफ्स हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है प्रयागराज में। अब बाकी 3 नदियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी याद रखना है। हरिद्वार में आपको पता होगा गंगा नदी के किनारे लगता है, लेकिन उज्जैन और नासिक ये दोनों आपको खास तौर से याद रखने हैं। उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे लगता है, शिप्रा नदी के किनारे। और ये शिप्रा जो नदी है ना, उसको क्षिप्रा भी इस तरीके से भी कहते हैं, यानी कि KSH से भी लिखते हैं इसको, संस्कृत में इसको ऐसे लिखते हैं क्षिप्रा करके, क्षत्री जो है ना वैसे। और ये उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और ये शिप्रा नदी के बारे में और जान लेते हैं, इसको मालवा की गंगा भी कहते हैं। अभी मालवा रीजन, मालवा प्लेट्यू आपको पता होगा, ठीक है। मालवा प्लेट्यू जो है वहां पर शिप्रा को क्या कहते हैं, मालवा की गंगा कहते हैं, ठीक है। ये किसकी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल है, यानी कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है, मालवा में बहने वाली शिप्रा नदी, ठीक है। नदियों पर अगर कोई जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन बनाने होंगे उन्हें, तो वो ऐसे बना सकते हैं। देखिए अच्छे समझते हैं। उज्जैन के ईस्ट बैंक पर, उज्जैन जो है वो ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ है, शिप्रा नदी के पूर्व साइड में है उज्जैन, जहां पर कि कुंभ मेला लगता है। और ये जो शिप्रा है वो किससे मिलती है, देखिए गौर से, शिप्रा जो है ऐसे मिलती है चंबल नदी को, ठीक है। चंबल नदी कहाँ ओरिजिनेट होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, किसका, चंबल नदी का। शिप्रा चंबल नदी को मिलती है। और चंबल किसकी सहायक नदी है, ये देखिए यमुना यहाँ से जा रही है। शिप्रा मिलती है चंबल को, फिर चंबल मिलती है यमुना को, और यमुना और चंबल जो है वो मीट करती है। फिर जो चंबल नदी है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, कि सहायक नदी है। ये SSC का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको शिप्रा नदी के बारे में याद रखना है। और जो गोदावरी है उसके बारे में भी याद रखना है। नासिक में यानी कि महाराष्ट्र में जो कुंभ मेला लगता है, महाराष्ट्र में नासिक में, वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। अब जो गोदावरी नदी है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपी नदी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी पेनिनसुलर नदी है कौन, गोदावरी। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये दक्षिण गंगा जो है UKPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी को दक्षिण गंगा नाम से जानते हैं। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब गोदावरी का उद्गम कहाँ है, उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ियां हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, वहां से गोदावरी का उद्गम है, ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद में आपको पता होगा ये कहाँ ऐसे बहती है, नासिक से ऐसे, ये कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन में जा रही है, ठीक है। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है गोदावरी के बारे में। दक्षिण गंगा तो खैर आप नहीं भूलेंगे और उद्गम भी आपको याद रहेगा, लेकिन ये याद रखना है कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपी यानी कि पेनिनसुलर रिवर है और सेकंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर गंगा,
गंगा के बाद जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है। सो जब पहले तीन लंबाई में और वॉल्यूम में, यानी कि पानी कितना है उसमें, उस हिसाब से सबसे बड़ी तीन नदियां आपको याद रखनी है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। सो लंबाई में क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा नदी है। और फिर कौन सी है? गोदावरी नदी है। ये आपको लंबाई में याद रखना है। ठीक है। अब जो है डैम्स, यानी कि जो बांध बने हुए हैं किस पर? गोदावरी नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ। ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में पोलावरम जो कि आंध्र प्रदेश में है, इस डैम को याद रखिए। आता है, पूछा जाता है पोलावरम बांध किस नदी पर बना है, तो ये बांध बना है गोदावरी नदी पर। अगर आपका ऐसा नहीं भी आता है ना, तो आपके एलिमिनेट करने के बहुत काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ना अगर आपको ऐसी नदियां जो कि क्या है, जो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स से, जैसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी, दूसरी सबसे लंबी, ऐसी नदी के बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये किया हुआ है तो आप कहीं ना कहीं जो है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे ज़रूर। यानी कि ऑप्शंस आपके मैचअप में आएंगे तो आपको या तो पोलावरम दिया जाएगा और वहाँ पर गोदावरी नहीं होगा, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और या फिर गोदावरी दिया जाएगा और बांध कोई और दे दिए जाएंगे जो कि गोदावरी पर नहीं है, सो तब भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। सो पोलावरम आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। और पोचामपद जो कि तेलंगाना में बना हुआ है। ठीक है। तेलंगाना में कौन सा बना हुआ है? गोदावरी रिवर पर पोचामपद बांध बना हुआ है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है? पोलावरम है। और ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, यानी कि गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो पूछी जाती हैं, क्योंकि आपको पता है ये लार्जेस्ट प्रायद्वीपी, यानी कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी है। जो कि प्रायद्वीप मीन्स आप समझते होंगे, आपने बेसिक किया होगा, जो ये वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ से ये जो तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। सो ये वाले पार्ट में भारत का यहाँ पर की जो इस एरिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। सो इसलिए भी हमें गोदावरी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसके जो सहायक नदियां हैं, मंजीरा जो कि इसकी सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मंजीरा, याद रखना है आपको। और इंदिरावती जो कि एसएससी में पूछा गया था कि किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की इंदिरावती, जो कि छत्तीसगढ़ में भी बहती है, इंदिरावती नदी। और पेन गंगा है, वेन गंगा है, वर्धा है, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। और जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो याद रखना है आपको, कौन सी है? प्राणहिता। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में आप कंफ्यूज मत करना। ठीक है। प्राणहिता जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी की। जबकि जो मंजीरा है वो सबसे लंबी है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी, अगर देखें तो ऐसे सबसे लंबी, और प्राणहिता इससे फिर छोटी होगी। ठीक है। लॉन्गेस्ट और लंबी का मतलब ये, जैसे प्राणहिता यहीं तक खत्म हो गई, लेकिन ये उससे भी लंबी है, ये मंजीरा है। जबकि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आप वॉल्यूम के हिसाब से कह सकते हैं, जो पानी उसको दे रही है वो कौन सी हो गई? प्राणहिता। जो कुछ शहर हैं गोदावरी नदी के किनारे वो भी आप याद रख सकते हैं, जो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नासिक तो आपको याद रहेगा क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। और नांदेद, ये दोनों महाराष्ट्र में है, नासिक और नांदेद। ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी के किनारे है नगर, भद्राचलम है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, रिलीजियस प्लेस है ये। कौन सा? भद्राचलम, यानी कि धार्मिक जो है वो स्थान माना जाता है इसको। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है, यानी कि राज्य में पड़ता है ये। और बाकी नांदेद और नासिक कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों महाराष्ट्र में। गोदावरी को लेकर एक क्वेश्चन आया था एसएससी में 2023 में। वो ये था कि जो एक ब्रांच है, एक गोदावरी की एक शाखा है जो कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाती है थ्रू यनम। यनम यानी कि आपको पता होगा, यनम जो जगह है वो एक एनक्लेव है जो यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। पुदुचेरी के बीच में कौन सा है? यनम है। ठीक है।
पुदुचेरी के बीच में यनम है, और वहां से गोदावरी की एक शाखा जाती है, गुजरती है, उसका नाम पूछा था एसएससी में, वो कौन सी है? गौतमी। ठीक है, गौतमी उसका नाम है। और यहाँ पर कुछ ओरिजिन और रिवर हैं, ये भी आपको साथ साथ में ऐसे कर लेना है। जैसे रिवर है चंबल। चंबल कभी कभी पहाड़ियाँ भी पूछ ली जाती है कि कौन सी नदी कौन सी पहाड़ी से ओरिजिनेट हो रही है। सो ये कहाँ से उद्गम होती है? विंध्यन जो हिल्स हैं वहाँ पर। ठीक है, आपको पता होगा जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश है एमपी, वहाँ की विंध्यन जो हिल्स हैं, विंध्यन पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। और लूनी रिवर के बारे में पूछते हैं, ये कौन सी वैली, कौन सी घाटी में बहती है? पुष्कर घाटी में लूनी रिवर बहती है। आपको पता होगा लूनी रिवर कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। और पेरियार जो है वो कार्डेमम हिल्स है। और जो कावेरी आपको याद रखना है वो कोडागू कोडागू पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सो कावेरी का आप याद रख लीजिए कोडागू है। कभी कावेरी का कार्डेमम से बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पेरियार कार्डेमम से निकलती है, जबकि कावेरी नदी जो है वो कोडागू पहाड़ियों से निकलती है। हिल्स मीन्स पहाड़ी और माउंटेन्स मीन्स क्या होता है? पर्वत होता है। ठीक है, अब कुंभ मेले के बारे में जो कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो ये हैं। कुंभ मेला 2017 में जो है इसको 14th यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर दिया गया था लिस्ट में। ठीक है, 14th नंबर में किया था, और ये ईयर 2017 है, ध्यान रखिए इसे, क्योंकि इस बार कुंभ मेला महाकुंभ जो है वो न्यूज़ में है, तो कुंभ मेले से रिलेटेड, क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड है इसलिए पूछ सकते हैं। 2017 में इसको शामिल किया गया था 14वें नंबर पर। ठीक है, 14वें नंबर पर किसमें? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, आपको पता होगा ये कौन सा यूनेस्को का है की लिस्ट होती है। और हुएनशांग कहते हैं, या जुआनजांग भी कहते हैं इनको कभी कभी, जुआनजांग या हुएनशांग। तो ये कब आए थे आपको पता है? ये 7th सेंचुरी में आए थे। ये एक एक क्वेश्चन है। देखिए हुएनशांग कब आए थे ये भी पूछा जाता है। किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे थे। कैसे याद रखिए? आपको पता है हॉ, हुएन और हर्षवर्धन, इनको ज़्यादातर फाहियान से कंफ्यूज करते हैं, जो कि पहले आए थे मौर्यन टाइम पे। तो हॉ और हॉ से आप याद रखिए, हुएनशांग हर्षवर्धन। हुएनशांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। कब? लगभग 7वीं शताब्दी में आए थे। शताब्दी कौन सी थी? 7वीं थी। ठीक है, 7th सेंचुरी में आए थे। और इन्होंने जो है हुएनशांग ने सबसे पहले कुंभ मेले के बारे में बताया था अपनी डायरी में। सबसे पहले इन्होंने ही क्या बताया था? कुंभ मेले के बारे में। वैसे तो लिखा गया होगा, लेकिन क्या क्या है कि जिसके सोर्सेज हमको मिल जाते हैं तो हम कह देते कि हाँ सबसे पहले उन्होंने बताया था। सो आपको याद रखना है हुएनशांग, ये भी एक चीज़ बन सकती है। अगर क्वेश्चन जो है अच्छे खासे एग्जामिनर ने ढूंढ के बनाए होंगे ना कहीं से, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कुंभ मेला किसने जिक्र किया था उसका? हुएनशांग ने। और हुएनशांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पर यहाँ आए थे। 9th सेंचुरी में जो सेंट शंकराचार्य हैं उन्होंने जो है इसको फाइनल, किसे? कुंभ मेले को फाइनल शेप, यानी कि जो अंतिम आकार है वो दे दिया था। यानी कि ये इस तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में बनाया जाएगा, जैसे 12 साल में बनाया जाएगा महाकुंभ, फिर 6 साल में, या क्वार्टरली मनाया जाएगा। ये सब क्या कहा था? 9th सेंचुरी में जाकर ये सब पता चला। उसके बाद में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है जो कि एसएससी CHSL में पूछ ली गई हैं 2020 में, कि जो कुंभ मेला है हरिद्वार में मनाया जाता है, और जो कुंभ मेला था वो 2021 में मनाया गया था। एसएससी CHSL ने कहा था 2021 में मनाया गया था, बट कहीं पर मुझे जो अदर न्यूज़ेस थी उसमें था 2022 को, लेकिन मुझे खुद याद नहीं है कि 2022 था या 21 था। तो जो की है एसएससी की आंसर की, उसके मुताबिक 2021 लिखा था उसमें। सो आप मुझे अगर कंफर्म कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिए कि 2021 था या फिर 22, लेकिन हरिद्वार में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और प्रयागराज जो है अर्धकुंभ ऑर्गेनाइज्ड
कब होता है? हर 6 साल में, ठीक है। प्रयागराज में ही होता है। अर्ध कुंभ वो हर 6 साल में मनाया जाएगा। अर्ध मीन्स 12 का आधा कर दो, ठीक है। तो 6 साल में मनाया जाएगा। अब कुछ नोट है, जैसे महाकुंभ ऑफ ईस्ट जो है, यानी कि पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है इंडिया लेवल पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है कभी कभी। सो अम्बुबाची मेला जो है, अम्बुबाची मेला कहाँ लगाया जाता है? असम में लगता है ये मेला, आपको पता होगा। तो अम्बुबाची मेला जो है उसे महाकुंभ ऑफ ईस्ट यानी कि पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। और ये क्यों फेमस है? यहाँ पर कामाख्या देवी का टेम्पल यानी कि मंदिर है। कहाँ पर? जहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। और ये इसी वजह से लगता है क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर है। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है कि ये मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। सो ये नीलांचल पर्वत पर है, नीलांचल हिल्स में है। और ये नीलांचल हिल्स कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में है। असम में है ये, असम में है, असम नहीं असम, ठीक है। और ये असम गुवाहाटी में है ये हिल्स, ठीक है। और ये क्यों फेमस है? ये टेम्पल जहाँ पर ये मेला लगता है अम्बुबाची, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर ये गॉडेस जो कामाख्या है उनको जो है वो 51 शक्ति पीठ में से एक पीठ माना जाता है। हमारे पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पर कि कितने शक्ति पीठ हैं। सो 51 है, ठीक है। 51 में से एक जो है यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। कहाँ पर? असम के नीलांचल हिल्स में गॉडेस कामाख्या टेम्पल पर। अब जून 2024 की न्यूज़ है कि जो ज्योतिर्मठ है, उस जो जोशी मठ है बेसिकली, उसका जो नाम है वो चेंज करके क्या रखने वाले हैं? ज्योतिर्मठ करके, ठीक है। ज्योतिर्मठ, ये आपको पता होगा। जो ज्योतिर्मठ है वो 1 ऑफ 4 कार्डिनल मठ्स है, यानी कि 4 जो कार्डिनल मठ्स हैं, मठ जिनको क्या कहते हैं? मठ 4 हैं वो पूरे अच्छे जो हैं सबसे फेमस हैं। वो कौन से हैं? उसमें से एक ज्योतिर्मठ यानी कि जोशी मठ भी है। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य के द्वारा इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अराउंड 8th या फिर 9th सेंचुरी के अराउंड आप कह सकते हैं, 8th 9th सेंचुरी। सो अभी भी मैं इसमें जो है वो श्योर नहीं हूँ कि ये 8th है या 9th, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था शंकराचार्य के बारे में। वो यही अगर शंकराचार्य हैं तो जो है वो 9th सेंचुरी में ही हो सकते हैं। तो इतने लॉन्ग लिव्ड अगर वो हुए तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज आप इतना याद रख लीजिए, 8 से 9 अगर कोई भी आता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। सो आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था ज्योतिर्मठ को। इनसे रिलेटेड जो है एक न्यूज़ में एक चीज़ थी कि जो ज्योतिर्मठ है वहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी। किन्होंने? आदि शंकराचार्य जी ने। और वो कौन से वृक्ष के नीचे की थी? वो था अमर कल्प वृक्ष। अमर कल्प वृक्ष, अमर कल्प वृक्ष जो कि ज्योतिर्मठ में था, उसके नीचे जो है इन्होंने तपस्या की थी। और इनके फिलॉसफी भी आप जान लीजिए, एलिमिनेशन का काम आ जाएगा। आदि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, ठीक है, दर्शन जिसको कहते हैं, फिलॉसफी मीन्स इनका जो मेन दर्शन था वो क्या था? अद्वैत वेदांता, ठीक है। अद्वैत कीवर्ड याद रखिए, ठीक है, अद्वैत, ठीक है। अद्वैत वेदांता इनकी क्या थी? फिलॉसफी थी। अब आप में से मुझे बताएंगे कि आखिर अद्वैत फिलॉसफी जो है इसका मेन जो फोकस था वो क्या था? अगर आपको पता है, बिना सर्च करे आपको बताना है। आपको पता होगा कि जो ज्योतिर्मठ है या जोशी मठ है वो क्या है? वो विंटर अबोर्ड है जहाँ पर कि बद्रीनाथ, लॉर्ड बद्रीनाथ को रखा जाता है। कब?
इनका विंटर यानी कि सर्दियों में इन्हें इनका आसन जो होता है वो कहाँ होता है, जोशीमठ में। और ये भी पता होगा जो नंदा देवी का जो पीक है, नंदा देवी को अगर कोई क्लाइंब करना चाहता है, चढ़ना चाहता है, तो वहाँ पर बेस कैंप के तौर पर कहाँ रुकते हैं सभी माउंटेनियर्स, वो यहीं जोशीमठ में ही रुकते हैं। ठीक है। और इसके बारे में कुछ और न्यूज़ है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इसको मान लिया गया है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया था कि हमें ये नाम चेंज करने हैं, तो ये भी आपके न्यूज़ में है। न्यूज़ बेसिकली यही थी। ठीक है। ये जो है वो इसकी एक्स्ट्रा रिसर्च है जो आप ऐसे हर क्वेश्चन में अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो आसपास के क्वेश्चन बनने वाले होंगे ना, वो आपको कभी छूटेंगे नहीं। न्यूज़ ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 नाम चेंज करने को कहा है, अप्रूवल दे दिया है बेसिकली, कि आप जोशीमठ जो कि चमोली में है, याद रखना है चमोली में जोशीमठ, इसको ज्योतिर्मठ आप कर सकते हैं। और दूसरा जो नाम चेंज हो रहा है वो कोशिया कुतौली जो कि नैनीताल में है। ठीक है। कोशिया कुतौली जो कि नैनीताल में पड़ता है, उसको परगना श्री कैंची धाम के नाम से आप रख सकते हैं। परगना श्री कैंची धाम। सो आपको कैंची धाम से याद रखना है, पहले इसको क्या कहते थे, कोशिया कुतौली जो कि नैनीताल में पड़ता है। कैंची धाम से आपको याद होगा कि कैंची धाम तो नैनीताल में है, तो कोशिया कुतौली एक आप और याद रख सकते हैं। सो वी हैव डन दिस। अब है जो स्कीम और पोर्टल्स हैं, देखिए इंग्लिश में मैंने इनको ऑलरेडी करा दिया था, इस बार मैं इनको हिंदी में करा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ और है, कुछ हिंदी और अपडेट्स हैं। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ और अपडेट्स हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स और ऐड हुए हैं ना। तो आप प्लीज़ अभी छोड़िएगा मत, इसको देखिए। और अभी के लिए मतलब इस पार्ट को आप स्किप करके थोड़ा आगे देख सकते हैं। ठीक है। ये जो हिंदी वाले हैं वो आप फोकस कीजिए। जैसे ई विधान एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको ई विधान एप्लीकेशन को ये कहाँ पर जो है वो बनाई गई है, यानी कि इसको लागू कर दिया गया है कहाँ पर, विधानसभा में। ठीक है। हमारी उत्तराखंड की विधानसभा में इसको जो है लागू कर दिया गया है। ई विधानसभा को डिजिटल सदन में परिवर्तित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। जो विधानसभा है हमारी, उसको डिजिटल सदन बनाना है। ठीक है। ई विधान एप्लीकेशन यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि जो दस्तावेज होंगे, उनको क्या करना है, बेसिकली उन्हें डिजिटल माध्यम से करवाएंगे। जैसे वोटिंग होनी है वो थोड़ा डिजिटल माध्यम से करवा सकते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये आपको याद रखनी है। ये योजना क्या है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसके लिए जो संचित धनराशि है वो कितनी है, लगभग 50 लाख के आसपास रखी गई है। और ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए योग्य हैं। महिलाएं जो हैं उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। और वो महिलाएं कैसी हो सकती हैं, अगर वो सिंगल हैं, यानी कि वो अकेले रहती हैं, और वो विडो है यानी कि विधवा है, या फिर उनका डिवोर्स हो गया है, और अगर वो जो है क्राइम या फिर एसिड विक्टिम है, इनसे पीड़ित हैं, तो वो सभी महिलाएं जो इस एज ग्रुप में आती हैं 25 से 45, ये आपको याद रखना है। 25 से 45 वर्ष जो है एकल महिला स्वरोजगार के लिए, इस योजना के लिए लाभार्थी होंगे। ये लाभार्थी हैं। ठीक है। लाभार्थी की बात मैं कर रही हूँ। बस शर्त इतनी है कि उनकी जो महीने की आय है वो 6,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 6,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6,000 से भी कम होनी चाहिए, तभी 6,000 या फिर 6,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 6,000 से कम होगी तब चलेगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इसका उद्देश्य क्या है वो आपको याद रखना है। कि जो, ध्यान से सुनिए, ये इंग्लिश में भले ही लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, कि जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति है
आर्थिक स्थिति को सुधार लाना है उनमें, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। और उनकी जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक जो उनकी सिक्योरिटी है, उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, और वो सेल्फ रिलायंट बन जाए। सेल्फ रिलायंट मतलब अपने पर निर्भर हो, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल चीज़ के लिए खुद पर निर्भर हो, ऐसा उनको बनाना है इस मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मकसद। और जो विशेषताएं हैं इसकी, कि इसमें 50% जो है सब्सिडी दी जाएगी और 50% ही लोन दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो 50 आप याद रख लीजिए। और इसमें वैसे जो पॉलिसी में लिखा, इस स्कीम में लिखा गया था कि 50 अगर ये दी जाएगी सब्सिडी, 50 लोन दिया जाएगा परसेंट, तो लगभग 100% जो है उसमें से वुमेन को कुछ नहीं खर्च करना है। सो वुमेन को अगर कुछ नहीं करना है, महिला को कोई खर्च नहीं करना है, तो लगभग इसको हम फ्री मान सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए कहा गया था कि ये ऐसी योजना है जिसमें कि हम फ्री में जो है महिलाओं को रोजगार के लिए उनको खुद सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 50 सब्सिडी है, 50 लोन है परसेंट में। सो और ये कुछ पेन्स के पॉइंट हैं, इसको हम बाद में हिंदी में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से, ठीक है। ये जब लोअर पीसीएस खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम आगे अपर पीसीएस के लिए हिंदी में करेंगे, ठीक है। दूसरा है मिशन ओजस। ओजस से आपको याद रखना है, ओजस का जो उद्देश्य है वो पहले तो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है मिशन ओजस। और एम क्या है इसका, इसका है माल न्यूट्रिशन इफेक्ट्स, यानी कि कुपोषण का जो प्रभाव है उसे कम करना इसका मेन मकसद है, ठीक है। कुपोषण का जो प्रभाव है उसको कम करना, और ये महिलाओं और बच्चों के लिए है। और यहाँ पर कैसे किया जाएगा ये सब, ये पौष्टिक आहार उनको देकर किया जाएगा। पौष्टिक आहार अब ये कहाँ बांटेंगे, ये आंगनवाड़ी केंद्रों में बांटने वाले हैं। और इसका जो मेन फोकस होगा वो कौन होंगी, गर्भवती महिलाएं होंगी, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन। अब जो है गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानते हैं। ये आई थिंक पहले नहीं करवाया गया था, इसको आपको ध्यान देना है। गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना जो है वो एक, उसमें जो हैं वो सभी लड़कियां यानी कि बालिकाएं जो हैं लाभार्थी हैं। और जो बालिकाएं हैं, कहाँ की बालिकाएं, अगर वो संस्कृत स्कूल से हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से सुनिए। संस्कृत जो विद्यालय हैं, उत्तराखंड में जितने संस्कृत विद्यालय हैं उनकी जो बालिकाएं हैं उनको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ये कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी, सालाना जो है वो 3012 रुपये उनको दिया जाएगा सालाना, ठीक है। आपको ये याद रखना है इससे, ये कि किसके द्वारा दी गई, ये पहली बार दी गई है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा, जो कि इसका हेडक्वार्टर, यानी कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कहाँ है, हेडक्वार्टर नहीं, ये अकादमी कहाँ है ये भी पूछ सकते हैं, कहाँ है ये, संस्कृत अकादमी हरिद्वार में है, ठीक है। संस्कृत अकादमी कहाँ है, हरिद्वार में। अब जो स्कीम और पोर्टल्स हैं ये हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। जो अब जो न्यूज़ है फरवरी में, अभी इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों को सुननी है ये वाली, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नया हम कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यूज़ में है उससे रिलेटेड, क्योंकि उत्तराखंड का कुछ न्यूज़ में है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है वो कब स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो ये ईयर आपको याद रखना है, क्या है, कौन से वर्ष हुआ था, 2014 में स्टार्ट हुआ था। ये आपको याद रखना है कि ये स्पॉन्सर्ड है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि कुछ जो फंड है वो जो है केंद्र सरकार देगी और कुछ जो है वो राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। और जो देंगे, जैसे जो हिमालयी स्टेट है उनमें से एक उत्तराखंड भी है, आपको पता होगा, तो हमको जो है वो 10% का जो है फंड देना पड़ेगा, बाकी 90% का फंड इस वाले में, ग्रामीण वाले
जो मिशन है इसमें कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। हम कितना देते हैं? 10% का फंड। ठीक है। इस मिशन के, ग्रामीण वाले के, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके 2 फेज थे। एक 2014 से 19 था, एक 2019 से 25 था। और जो लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, 19 से 25 वाला दूसरा फेज कब लॉन्च हुआ था? 2020 में लॉन्च हुआ था। इसका जो मुख्य कहना था कि अब हम संपूर्ण स्वच्छता के लिए टारगेट कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या होगा? संपूर्ण स्वच्छता। ठीक है। फिर यहाँ पर ODF प्लस मॉडल चलेगा। ODF प्लस मीन्स क्या होता है? जो ओपन डेफिकेशन है, फ्री बनाना है, और ये प्लस मॉडल अब इसमें चलेगा। पहले तो प्लस नहीं था, अब प्लस भी चलेगा। ठीक है। ओपन डेफिकेशन मतलब कि खुले में शौच की जो व्यवस्था है उसको हम बिल्कुल कम कर देंगे, यानी कि एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे? हाउस होल्ड लैट्रिन्स बनाकर। ठीक है। घरेलू तौर पर लेटरिन प्रोवाइड्स कराकर। अभी इनको क्यों प्रोवाइड, कैसे प्रोवाइड करेंगे? इनके लिए लाभार्थी आपको याद रखने हैं। जो ऑल, यहाँ पर ऑल आपको याद रखना है। अगर ऐसा स्टेटमेंट बनता है ना कि ऑल BPL हाउस होल्ड, तो ये बिल्कुल सही होगा। जो सभी BPL परिवार हैं उनको दिया जाएगा। ये क्या दिया जा रहा है वो आप देखिए। जो 12,000 रुपये हैं वो बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। 12,000 दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है सभी BPL परिवारों को दिया जाएगा, और कुछ कुछ APL परिवार भी इसमें होंगे। और जो PWD कैटेगरी में जितने लोग हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। और कितना है ये भी पूछ सकते हैं। 12,000 दिया जाएगा टॉयलेट बनाने के लिए। जो आयुष्मान भारत, AB मीन्स आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम PM जय करके बांधते हैं, उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है ये याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कब आई थी ये योजना, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है एक परिवार को पर साल, यानी कि 1 साल के लिए। 2018 में आई है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के अंदर में ये स्कीम लाई गई थी। इसकी जो फंडिंग है वो याद रखनी है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड, हिमाचल और जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो उत्तर पूर्वी जितने राज्य हैं उनके लिए, और उत्तराखंड और हिमाचल के लिए हमारा जो फंड है वो कितने में बटेगा? 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10% जो है हमें राज्य को देना पड़ेगा। जो अगस्त है उसकी न्यूज़ है कि उत्तराखंड जो है फर्स्ट स्टेट बना है, फर्स्ट पहला राज्य बना है जिसने, ये भी आपको याद रखना है, डेट भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये डेट अगस्त 2024 की डेट है। ठीक है। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना है जिसने कि कुल पर्यावरण उत्पाद इंडेक्स निकाल दी है। ठीक है। कौन सी? ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जो है वो उत्तराखंड ने निकाली है। और इसके 4 पिलर यानी कि 4 स्तंभ हैं। इसके कौन कौन से स्तंभ है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सो एलिमिनेशन के काम में आएंगे ये। आपको याद रखना है वायु, मृदा और जल तो है ही, एक ट्री यानी कि वृक्ष भी उसमें है, याद रखना है। ठीक है। एयर, सॉइल, वाटर और ट्री भी एक है, 4 स्तंभों में से एक इस इंडेक्स में। ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अगर आपको मेंस में कोट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे एयर में से जो है उसका ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट माइनस करेंगे, वैसे वाटर, सॉइल सब में से करेंगे, तब जाके उस इंडेक्स को बनाया जाएगा। पॉलिटी जो है उसमें कुछ न्यूज़ आए थे, डेवलपमेंट्स। अभी पिछले बार ही मैंने पॉलिटी का एक करंट अफेयर का वीडियो कवर किया है, लेकिन ये जो है एक मुझे इम्पोर्टेंट लगा, सो मैंने डाल दिया यहाँ पर। जैसे जो उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, वो कब लागू हुई? 2024 में। ठीक है। इसकी डेट भी मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताई थी, पॉलिटी वाले में, ध्यान रखिए उसको। और वो भी आई थिंक कवर है पूरा। और जो पोर्तुगीज नागरिक संहिता है ये पूछा गया था।
कि कब लागू हुई थी, ये पूछ भी सकते हैं अभी कि देश का जो सबसे पहला राज्य बना है अभी आज़ादी के बाद जिसने यूसीसी लागू कर दिया है, वो कौन सा राज्य है। सो जो सबसे पहला था वो कौन सा था, गोवा। आज़ादी से पहले कौन सा था, 1867 में गोवा ने कर दिया था, पुर्तगाली कोड था ये बेसिकली। अभी कौन है, उत्तराखंड, 2024 में हमने कर दिया। जुलाई 2024 की न्यूज़ है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा नहीं, जो काफ़ी बड़ा था हिमस्खलन, सबसे बड़ा नहीं है, बड़ा हिमस्खलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था वो आपको याद रखना है, चोराबारी लेक। बेसिकली ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये ताल के बारे में पूछते हैं, गांधी सरोवर ताल और चोराबारी ताल कहाँ पर है, तो ये केदारनाथ के आसपास है और ये कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अब जून में ही कुछ न्यूज़ आई थी, ये मेंस में जो बॉर्डर मैनेजमेंट है यानी कि सीमा प्रबंधन है उसके लिए आप लिख सकते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि जीवांत ग्राम कार्यक्रम जो है वो कौन से ईयर में आया था, यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप सभी मौसम में चलने वाली रोड्स बना सकते हैं, टनल यानी कि सुरंग बना सकते हैं। अटल टनल का आपको याद रखना है, ये मनाली से लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसको जोड़ेगा अटल टनल। और जो सिंकुला टनल है वो लद्दाख तक हमें कनेक्ट करेगा। और जो स्मार्ट फेंसिंग है, बोल्ट QIT, आप इसके बारे में सर्च कीजिए कि बोल्ट QIT आखिर है क्या। और जो स्मार्ट फेंसिंग है बेसिकली उसको लेकर है। स्मार्ट फेंसिंग मतलब AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करके हम जो है वो फेंसिंग कर सकते हैं, और स्मार्ट फेंसिंग के बहुत सारे और तरीके भी हो सकते हैं। BIM स्कीम जो है वो सीमा अवसंरचना प्रबंध योजना जो है, यानी कि बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, वो कैसा है उसके लिए स्कीम है। और ये तीनों उत्तराखंड स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो उत्तराखंड भी उसमें शामिल है। अब कुछ इम्पोर्टेंट हमारे रिपोर्ट्स और इंडाइसेस हैं जिनको हमें देखना है, जैसे कि लीड्स रिपोर्ट में जो है रसद सुगमता यानी कि लॉजिस्टिक्स को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज देता है, तो उसमें उत्तराखंड की कैटेगरी आपको याद रखनी है। उत्तराखंड की जो कैटेगरी है वो अचीवर्स यानी कि सफल राज्यों में है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि लीड्स में हम क्या है, अचीवर्स कैटेगरी यानी कि सफल राज्यों में हम हैं। और ये लैंडलॉक स्टेट्स में और हमारे साथ कौन कौन से हैं, जो कि चारों तरफ से सिर्फ ज़मीन से घिरे हुए हैं, ना कि पानी से। ठीक है, उत्तराखंड भी है इसमें, हमारे साथ यूपी है, तेलंगाना है और हरियाणा भी ऐसा स्टेट है जिन्होंने अचीव यानी कि सफल कैटेगरी में आए हैं लीड्स में। ठीक है, लीड्स रिपोर्ट में। और जो कोस्टल स्टेट है यानी कि समुद्र के किनारे जो जिनके किनारे समुद्र से लगते हैं वो कौन से हैं, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडी। आपको याद रखना है कि केरल जो है वो एक आकांक्षी है कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि एस्पायर्स कैटेगरी में रखा गया, अचीवर्स में अभी वो है नहीं। इम्पॉर्टेंट, जैसे विश्व बैंक के द्वारा जो है ये लॉजिस्टिक यानी कि रसद प्रदर्शन, अगर आप इंग्लिश में याद रखते हैं तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी आई हुई है, हमारी कितनी है, 38वीं रैंक है हमारी, यानी कि 38। और अचीवर्स जो हैं, अचीवर्स में नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी हैं, कौन कौन से, असम और अरुणाचल प्रदेश भी इसमें है। अभी मनरेगा के बारे में हमें जानना था। मनरेगा जो है सबसे पहले तो कब ये एक्ट आया था, 2005 का एक्ट है मनरेगा का। और जो देहरादून है या उत्तरकाशी, इन दोनों में से शायद जो है वो कुछ कन्फ्यूजन था एक वीडियो में और मुझे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो 3 टाइम्स जो है कंसेक्यूटिवली देहरादून फर्स्ट आया हुआ है। ठीक है, मनरेगा में ये, और फिर शायद उत्तरकाशी है। एक बार आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, नरेगा जो है
इसका जो एक्ट था मनरेगा का वो कब पास हो गया था? 2005 में। ये पूछा गया है, MP पटवारी में पूछा गया है ये, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में, कि मनरेगा को जो एक्ट है वो कौन सी डेट को पास हुआ था? 23 अगस्त 2005 में पास हुआ था। जबकि ये लागू कब हुआ था, यानी कि इफेक्ट में कब आया था, इनटू इफेक्ट 2 फरवरी 2006 को प्रभाव में आ गया था। और फर्स्ट जो स्टेट था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। वहां के अनंतपुर में इसको लागू किया गया था मनरेगा को। सबसे पहले इसका नाम नरेगा था, फिर बाद में इसको ऐड करके मनरेगा, महात्मा गांधी वहां पर लिखा था। और जो उत्तराखंड है उसके बारे में और देख लेते हैं। देहरादून जो है वो 3 टाइम बना हुआ है। फर्स्ट कंजिक्यूटिवली इन लास्ट 3 जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, लास्ट 3 वार्षिक जो वर्ष हैं उनके, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, 3 सालों से लगातार देहरादून चल रहा है। और 100 दिनों का इसमें रोजगार दिया जाता है। ये कितने दिनों का दिया जाता है? ये UKSSC का क्वेश्चन है। और अनस्किल्ड लेबर आपको याद रखना है। अनस्किल्ड लेबर मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर जो मजदूर हैं वो स्किल्ड नहीं है, उनके पास अभी जो है वो कोई भी हुनर यानी कि स्किल आप कह सकते हैं। स्किल्ड मतलब उस काम में उनको ट्रेनिंग हो, या फिर उनके पास वो ट्रेनिंग है नहीं, फिर भी जो है वो उनको काम दिया जा सकता है। जैसे कि 100 दिन का वो काम ले सकते हैं। और ये लीगल एंटाइटलमेंट है, क्योंकि इसमें एक्ट ऐसा कहता है कि जो है ये लीगली वैलिड, आपको देना ही पड़ेगा 100 दिन का। अगर नहीं देते तो उसके लिए कुछ कंपेंसेशन आपको देना पड़ेगा। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, संशोधन करके। और जो मजदूरी का भुगतान है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? मिनिमम वेज एक्ट। ये इसका पूछा गया था EPFO 2023 में कि मिनिमम वेज एक्ट जो है वो उसका ईयर क्या है। अभी तो लेबर कोड आ गए हैं, उसमें जो है श्रम कोडों में इसे मिक्स कर दिया गया है, फिर भी इसका ईयर आप याद रख सकते हैं। न्यूनतम वेतन कानून 1948 का है। अभी लेबर कोड आ गए हैं, ठीक है, लेबर कोड आपको याद रखना है, इनका ईयर भी आपको याद रखना है। 20 में ज़्यादातर सब आ गए थे, और 19-20 आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, लेबर कोड। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले इसको किसने प्रस्तावित किया था? PV नरसिम्हा राव ने 1991 में प्रस्तावित किया था। और नरेगा जो है वो कब आया था ये पूछ सकते हैं। कौन सा? कि कौन से 5 ईयर पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था ये? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान था 2007 से लेकर 2012 के बीच में, तब इसे लाया गया था। किसे? मनरेगा को। वैसे इसकी डेट ये है, लेकिन डेट 2005 और 2006 दी हुई है। इसे भी आप चेक कर लीजिए कि ये 11th है या फिर इससे पहले वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट है 11th 5 ईयर प्लान की वो 2007 से 12 दी है। तो और एक्ट जो है वो पास हो गया है 2005 और 2006 के अराउंड, ठीक है। बेनिफिशियरी जो है अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, मैं भी इसे चेक करके आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। जो बेनिफिशियरी है यानी कि लाभार्थी हैं वो अडल्ट मेंबर्स हैं ऑफ एनी हाउस होल्ड, ठीक है। ये अडल्ट मेंबर्स हैं, याद रखना है। एनी हाउस होल्ड क्यों लिखा है, इसको अच्छे से करना है कि कोई भी वयस्क सदस्य जो है किसी भी परिवार का, ऐसा नहीं कि उसके लाभार्थी कोई और, मतलब जैसे गरीब होने चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें रूल। किसी को भी दिया जा सकता है अगर वो इच्छुक हैं। किसी भी परिवार के जो अडल्ट मेंबर्स हैं उनको दिया जा सकता है। ये UPSC 2011 का क्वेश्चन है कि इसके लाभार्थी कौन है मनरेगा के। तो आपको याद रखना है कोई भी अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड। और बाकी एक चीज़ और बतानी थी आपको, कभी क्या होता है कि वीडियो में कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लिखी है उसके ऑपोजिशन में मैं बोल देती हूँ। तो आपको एक बार अगर कभी टाइम मिले तो आप उन वीडियोस में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने सही यानी कि, या फिर मैंने कोई कमेंट पिन किया होगा सबसे ऊपर, तो वो आप देख लीजिए, उनमें कुछ करेक्शंस हैं।
सो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक एक बार जो वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में जो मैंने कमेंट्स पिन किए हैं वो देख लीजिए। अगर कोई वहाँ पर अपडेट होगी किसी क्वेश्चन को लेकर तो वो मैंने डाल दी हैं, ठीक है? ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। और बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो एक बुक है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, और जो स्पॉन्सर है उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजने का अलाउ नहीं किया है अभी, लेकिन मैंने परमिशन ली है कि वाईटी स्टूडियो पे मैं जो यूट्यूब है उस पर वीडियो बना सकूँ इनको लेकर। सो इसीलिए मैं पीडीएफ दे नहीं पा रही हूँ आपको अभी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बाकी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।